19 जुलाई 1985 उत्तर प्रदेश, गांव सरिकपुरा। एक औरत एक घर से चीखती हुई निकलती है। सभी लोग उससे पूछने ही वाले होते हैं कि क्या हुआ। तभी उसी घर से तकरीबन 14 से 15 और औरतें चीखती हुई निकलती हैं, डरी हुई निकलती हैं और उस घर से निकल के भागने लगती हैं। कुछ औरतें वहाँ पे खड़ी होती हैं, जिनसे जो बाहर लोग खड़े होते हैं पूछते हैं आखिर हुआ क्या है। तभी वो औरत उन्हीं उस घर की तरफ इशारे करती है और बोलती है, वो वापस आ गई। चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं हम। ये कहानी है सुमित्रा सिंह की। सुमित्रा सिंह जिसका जन्म 1968 में हुआ था। सुमित्रा को जन्म से ही काफ़ी अकेलापन देखने को मिला। सुमित्रा के जो पिता थे अक्सर वो काम के सिलसिले में गांव से बाहर ही रहा करते थे और सुमित्रा जब 11 साल की थी तभी उनकी माता का ही देहांत हो गया था। और तकरीबन 13 साल की उम्र में सुमित्रा की शादी जगदीश नाम के लड़के से कर दी गई जो फारकपुर गांव में रहता था। पर शादी के बाद भी सुमित्रा की लाइफ में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आया। उसके पिता की तरह सुमित्रा का हस्बैंड भी अक्सर काम के सिलसिले में गांव से बाहर ही रहा करता था। सुमित्रा की लाइफ शादी के बाद भी वैसी ही अकेलेपन में गुजर रही थी। बट शादी के 2 साल बाद सुमित्रा की लाइफ में थोड़ी खुशियाँ आई। उसका एक बेटा हुआ। उसके बाद उसकी लाइफ काफ़ी अच्छी चलने लगी, वो खुश रहने लगी लाइफ में। बट उसकी खुशी ज़्यादा दिन तक चली नहीं। एक दिन सुमित्रा पानी लेने के लिए कुएं के पास जा रही होती है। तभी सुमित्रा एक जगह पे खड़ी हो जाती है और उसके हाथ में जो घड़ा होता है उसके हाथ से छूट जाता है। तो सुमित्रा की जो हाथ होते हैं वो दोनों पीछे की तरफ चले जाते हैं और जो उसकी आंखों की पुतलियां होती हैं ऊपर की तरफ चली जाती हैं और दांतों की कटकटाने की आवाज़ आने लग जाती है। सुमित्रा के दांत आपस में तेजी से कटकटाने लगते हैं और अपने सर को पकड़ के घुमाने लगती है। ये सीन देख के जो आसपास लोग रहते हैं काफ़ी सुमित्रा को देख के डर जाते हैं, उसकी तरफ घूरने लगते हैं और ये तकरीबन 1 मिनट तक होता है। उसके बाद सुमित्रा वापस नॉर्मल हो जाती है। सुमित्रा को महसूस हो जाता है कि शायद उसने ऐसा कुछ गलत किया है, तभी लोग उसकी तरफ देख रहे हैं। सुमित्रा किसी से कुछ नहीं बोलती, वो वापस आ जाती है घर पे। और जब वो वापस आती है तो गांव के जो लोग होते हैं उसके सास ससुर से, इन लॉज से इस इंसिडेंट के बारे में बताते हैं। बट उसके सास ससुर इसको इग्नोर कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसे ही कुछ हुआ होगा कुछ। उसके बाद 4 से 5 दिन काफ़ी नॉर्मल गुजरते हैं सुमित्रा के। फिर एक दिन सुमित्रा जब खाना बना रही होती है तभी बर्तन के गिरने की आवाज़ आती है। बर्तन गिरता है, उसके जो सास होती है वो आती है, देखती कि क्या हुआ। तभी वो देखती है सुमित्रा हाथ पैर हैं वो ज़मीन पे लेटी पड़ी है। उसके हाथ पैर बिल्कुल अकड़ चुके हैं और उसकी आंखों की पुतलियाँ वापस ऊपर को चली गई हैं और तेज़ी से कटकटाने की आवाज़ आती है उसके दांतों की। बट इस टाइम सुमित्रा से दांत ही नहीं कटकटा रही थी, कुछ उसके अंदर से अजीब सी आवाज़ें भी आ रही थी। ये चीज़ देख के उसकी जो सास होती है बिल्कुल डर जाती है। उसको लगता है कि इस पे ज़रूर कोई भूत प्रेत का साया घुस गया है। उसके बाद तकरीबन ये 4-5 मिनट तक होता है। उसके बाद सुमित्रा वापस नॉर्मल हो जाती है। जब वो नॉर्मल हो जाती है तो उसकी सास उसको बताती है कि वो क्या कर रही थी। अब ये चीज़ सुन के सुमित्रा हैरान हो जाती है कि ये उसको क्या हो गया है। ठीक है, उसके बाद ये इंसिडेंट देख के जो उसकी सास होती है अब वो जगदीश को वापस फ़ोन करके बुला लेती है, उसको सारा इंसिडेंट बताती है। जगदीश भी ये इंसिडेंट सुनकर अपनी जॉब छोड़कर कुछ दिनों बाद वापस गांव में आ जाता है। कुछ दिन और फिर आराम नॉर्मल से गुजरते हैं, तकरीबन 15 से 20 दिन गुजरते हैं। उसके बाद फिर एक दिन आता है, सुमित्रा अपने बेड पे बैठी होती है। तभी फिर से ही जगदीश महसूस करता है कि उसके बगल में एक दांतों की खटखटाने की आवाज़ आ रही है। सुमित्रा तेजी से अपने दांत खटखटाने लगती है और अपनी आंखों को वापस उसकी पुतलियाँ ऊपर हो जाती हैं।
और इस टाइम सिर्फ वो यही नहीं होता उसके साथ, इस टाइम वो एक भविष्यवाणी भी करती है, आज से 3 दिन बाद मैं मर जाऊंगी। अब ये सुनकर जगदीश काफ़ी परेशान हो जाता है, काफ़ी डर भी जाता है कि ये क्या बोल रही है। ठीक है, सुमित्रा एक ऐसी लड़की थी जिसने अपना पूरा जीवन, मतलब पूरा जीवन क्या कहूँ, उसने अपना जो जीवन था वो अकेलेपन में गुजारा था। तो सुमित्रा काफ़ी डरी सहमी सी लड़की थी। अब जो ये होते हैं ना भूत प्रेत, जब किसी के ऊपर आते हैं, वो मोस्टली उन्हीं लोगों पर हावी होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, लाइक सुमित्रा। अब सुमित्रा की ये बात सुनकर जगदीश ये सारी बातें अपने माता पिता को भी बताता है। ये सारी चीज़ें सुनकर उसके माता पिता भी बिल्कुल डर जाते हैं। उस दिन के बाद से ही सुमित्रा की तबीयत खराब हो जाती है। वो काफ़ी मतलब लो फील कर रही होती है, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। अब आता है तीसरा दिन। तीसरा दिन सबकी नज़र सुमित्रा पे होती है। तो ये चीज़ें अब गांव वालों को भी पता चल गई थी कि सुमित्रा ने ये भविष्यवाणी की है कि वो 3 दिन बाद मर जाएगी। गांव वालों को भी ऐसा महसूस हो जाता है कि ये मतलब कोई भूत प्रेत का ही साया है इसके ऊपर। अब तीसरा दिन आता है, सुबह बिल्कुल नॉर्मल जाता है, कुछ नहीं होता। सुमित्रा भी काफ़ी परेशान होती है कि क्या होने वाला है। जगदीश भी परेशान होता है। सुबह से शाम हो जाती है, कुछ नहीं होता। पर शाम को 6:10 पर सुमित्रा वापस अपने घर ही में ही रहती है। तभी वापस उसकी बॉडी पूरी अकड़ जाती है और वापस वो अपने आँखों की पुतलियों को गोल गोल घुमाने लगती है और तेजी से बोलती है, मेरा टाइम आ गया है। ये बोल के वो वहीं पे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। अब सुमित्रा की जो सास और होती है, ससुर होते हैं, सारे गांव वालों को बुलाते हैं। गांव वाले आके देखते हैं। उसके बाद वहाँ के डॉक्टरों को बुलाया जाता है। लोकल जो वहाँ का डॉक्टर होता है वो आता है, देखता है। सुमित्रा की जो बॉडी है वो पूरी पीली पड़ चुकी होती है और फिर उसके हाथ के नब्ज को देखता है तो वो बोलता है इसकी नब्ज नहीं चल रही, ये मर चुकी है। अब गांव वाले को जैसे पता होता है इसने अपनी भविष्यवाणी खुद ही की थी मरने की और इस पे कोई भूत प्रेत का साया है, तो वो क्या कहते हैं, इसकी लाश को जल्दी से जला दो, अदरवाइज इसकी रूह हमारे गांव में घूमेगी। अब सुमित्रा को जलाने की सब तैयारी करने लगते हैं। गांव में एक रस्म होती है, अगर मतलब हिंदू कल्चर में ये रस्म है, अगर कोई शादीशुदा औरत मरती है उसका श्रृंगार करके फिर उसको जलाया जाता है। तो उसको श्रृंगार करने के लिए गांव से 14-15 औरतें आती हैं। जब वो औरतें उसका श्रृंगार वगैरह कर रही होती है, तैयारी कर रही होती है उसको जलाने की, तभी सुमित्रा की बॉडी में मूवमेंट होती है और उसके हाथ ऐसे हिलने लगते हैं, फिर वापस पीछे चले जाते हैं। उसके बाद फिर वही दांतों की कटकटाने की आवाज़, और इस बार जो कटकटाने की आवाज़ थी काफ़ी तेज़ थी, मानो 2 हड्डियाँ आपस में घिस रही हों। उसके बाद सुमित्रा अपनी आंखें खोलती है और ये देख के जो भी औरतें उस रूम में उस घर में रहती हैं तेजी से बाहर की तरफ भागने लगती हैं। एक के बाद एक सारी बाहर चलना के भागने लगती हैं। जब बाहर खड़े लोग उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो बोलती है कि वो वापस आ गई, वो आत्मा उसके ऊपर वापस आ गई। अब ये देख के कोई भी उस घर में जाने की हिम्मत नहीं करता, पर जगदीश को जैसे ही पता चलता है इसकी वाइफ वापस जिंदा हो गई है तो वो दौड़ा हुआ जाता है अपने घर में और उसको गले लगाता, पर सुमित्रा उसको धक्का दे देती है, बोलती है तुम कौन हो, मैं यहाँ पे कैसे आई। जगदीश बोलता है कि तुम मेरी पत्नी हो, पर सुमित्रा कहती है नहीं, मेरा नाम शिवा है, शिवा त्रिपाठी, और मेरे मेरे रिंकू और टिंकू कहाँ हैं। अब ये बात सुन के उसका पति और सारे गांव के जितने भी लोग होते हैं बिल्कुल शौक में हो जाते हैं कि क्या बातें कर रही है। उनको ऐसा लगता है कि शायद इस पे जो ये कोई दौरे की वजह से ही, या फिर जो इस पे
कोई साया है वो इससे ये चीज़ें बुलवा रहा है। कुछ टाइम बाद सब नॉर्मल हो जाता है। उसका हस्बैंड जगदीश उसको लेके अपने घर ले आता है। घर आने के बाद अब सुमित्रा के बदलाव बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं। सुमित्रा अपने आप को ब्राह्मण बताती है। वो उनसे कहती है कि मैं तुम्हारे पुराने बर्तनों में नहीं खाऊंगी, मुझे नए बर्तन ला के दो। सुमित्रा का जो पति होता है जगदीश, वो इरिटेट तो होता है उसकी बातों से, पर उस पर कोई अब ऑप्शन नहीं रहता, वो उसी के साथ उसको स्वीकार कर लेता है। उसके बाद आता है 20 अक्टूबर 1985 का दिन। 20 अक्टूबर 1985 को सुमित्रा के जो घर होता है उस पर दरवाज़ा कोई खटखटाता है। जगदीश दरवाज़ा खोलता है, वो देखता है सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा है जिसके हाथ में एक किताब है। वो उससे पूछता है, यहाँ कोई ऐसी लेडी है जो वियर्ड सी हरकतें कर रही हो, जो अपने आप को शिवा त्रिपाठी बता रही हो। अब जब जगदीश उस बुजुर्ग व्यक्ति के मुंह से शिवा त्रिपाठी का नाम सुनता है, वो बिल्कुल सहम जाता है। वो कहता है, ये अपने आप को शिवा त्रिपाठी बता रही है, इस व्यक्ति को कैसे पता चला। उसके बाद वो सुमित्रा को बुलाता है। सुमित्रा जैसी ही उस बुजुर्ग व्यक्ति को देखती है, उसकी तरफ दौड़ी चली आती है। वो उस बुजुर्ग व्यक्ति का नाम होता है राम सिया त्रिपाठी। वो उसी का ही पिता होता है, बट राम सिया त्रिपाठी उसको दूर हटा देता है। उसको राम सिया त्रिपाठी को ऐसा लगता है कि कोई मतलब मजाक कर रहा है उसके साथ। उसके बाद वो बताती कि नहीं पापा, मैं आपकी ही बेटी हूँ। तो जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है अपने साथ जो किताब लेके आता है, दरअसल वो एक फ़ोटो एल्बम होती है। उसमें तकरीबन 28 से 29 फ़ोटोज़ होती हैं, जिसमें उसकी सुमित्रा की भी होती है और उसके रिलेटिव्स वगैरह सबकी होती है। तो वो सबको दिखाता है। सुमित्रा एक एक करके सारी फ़ोटो को बताती है कि ये इसके चाचा हैं, ये मामा है, एक एक करके सबको आइडेंटिफाई कर लेती है। और एक फ़ोटो पे जाके वो रुकती है, फिर बोलती है, यही वो औरत है जिसने मेरी जान ली। इस औरत ने मुझे सर पर पत्थर मार के मेरी जान ले ली। जब वो राम से त्रिपाठी उस फोटो को देखता है तो उसकी ननद होती है। अब सुमित्रा के मुंह से ये बातें सुनकर जो राम सिया त्रिपाठी होता है उसको यकीन हो जाता है कि ये उसी की बेटी है। अब उसको फिर गले लगा लेता है। उसके बाद ये चीज़ें देख के जगदीश बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाता है, आखिर ये चल क्या रहा होता है। उसके बाद जगदीश उस बुजुर्ग व्यक्ति से पूछता है, यानी राम सिया त्रिपाठी से पूछता है कि आप कौन हो और आप यहाँ तक कैसे आए। तो जो राम सिया त्रिपाठी होता है उसे बताता है कि दरअसल ये मेरी ही बेटी है, मेरी बेटी नहीं, मेरी बेटी की आत्मा इसमें आ गई है। मैं भी इसको पहले विश्वास नहीं कर रहा था, इसलिए मैं इसको कंफर्म करने के लिए यहाँ आया था, पर इसने जो मुझे बताया है उसके हिसाब से मुझे भी अब ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी ही बेटी है। अब मैं आप लोगों को शिवा त्रिपाठी के बारे में बता देता हूँ। शिवा त्रिपाठी एक ब्राह्मण घर से बिलोंग करती थी, क्योंकि राम सिया त्रिपाठी की ही बेटी थी। और उसने अपनी पढ़ाई इटावा में कंप्लीट की, वहीं से उसने 10वीं 12वीं और बीए ऑनर्स पढ़ाई कंप्लीट करी। उसके बाद उसके पिता ने उसकी शादी 18 साल की उम्र में सीधी लाल से, जो कि दिव्यापुर गांव का रहने वाला था, उससे करवा दी। जो ये राम सिया त्रिपाठी था वो एक प्रोफेसर थे कॉलेज के। तो उस टाइम पे वो काफ़ी रिच भी थे। जो उसके सास ससुर होते हैं शिवा त्रिपाठी के, वो उसको डेली परेशान करने लग जाते हैं दहेज के लिए। रोज उसको लड़ते हैं, उसको उससे मारपीट करते हैं। तो अब आता है 18 मई का दिन। 18 मई को शिवा त्रिपाठी कॉल करती है अपने मामा को कि मुझे आ जाओ, यहाँ से ले जाओ, मेरी यहाँ पे लड़ाई हो चुकी है। और जो कि उसका मामा उस वक्त काफ़ी बिजी होता है, तो उस दिन आ नहीं पड़ता। अब 19 तारीख को शिवा त्रिपाठी मिलती है रेलवे ट्रैक पर मरी हुई। उसके सर पे काफ़ी गहरी चोट लगी होती है। अब जैसा कि सुमित्रा ने बताया था कि उसकी ननद ने उसको सर पे पत्थर मार के मार दिया, ये चीज़ भी काफ़ी मिलती है। दोस्तों, मैं भी इस पुनर्जन्म वाली स्टोरी को उतना बिलीव नहीं करता, बट ये एक
ट्रू इंसिडेंट है। इसको आप जाके गूगल कर सकते हो, कहीं भी चेक कर सकते हो। अब ये जब इंसिडेंट फैलने लगा तो सारे न्यूज़पेपर, मीडिया सब में ये बात पूरे इंडिया में फैल गई और धीरे धीरे करके बाहर के देशों में भी ये चीज़ फैल गई थी। उसके बाद बाहर से यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के इयान स्टीवेंसन इंडिया आए। उन्होंने सुमित्रा सिंह थी, उसके काफ़ी 18 से 19 इंटरव्यू लिए। हर इंटरव्यू में उससे काफ़ी चीज़ें पूछी गई शिवा त्रिपाठी के बारे में। उसने हर एक चीज़ को एक्यूरेटली बताया। उसने एक ये भी चीज़ बताई कि मेरी एक येलो कलर की साड़ी है जो कि अलमीरा के पीछे रखी हुई है, जो मेरी फेवरेट साड़ी है। उसके बाद और भी चीज़ें काफ़ी कंफर्म करी। और जो ये यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के जो साइकेट्रिस्ट है, उन्होंने ये भी चीज़ें कंफर्म करी कि ये जो दो घर हैं उनमें आपस का कोई लेना देना नहीं है, एक दूसरे को कभी नहीं मिले इससे पहले। ये बिल्कुल एक ट्रू इंसिडेंट उन्होंने भी कंफर्म किया। अपनी जो उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई उसमें इसको कंफर्म किया कि जो सुमित्रा है बिल्कुल सच बोल रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस इंसिडेंट के बारे में? मेरे ख्याल से तो ये एक सच्ची कहानी है जो अपने इंडिया में हुई है। ये एक पुनर्जन्म की एक ऐसी कहानी है जिसने पूरे इंडिया को, पूरे देश को चौंका दिया कि एक इंसान मर के भी वापस जिंदा हो सकता है। दोस्तों, वो इसी टाइप की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो।